कौन कौन सी फाइल्स मिलती हैं आपको? डॉट टी एक्स टी, यस सर, PDF, डॉट पी डी एफ, डॉट एक्सएल, डॉट सी एस वी, यस सर, डॉट जे पी जी, यस सर, पी एन जी, और वर्ल्ड की भी बहुत सारी फाइल्स होती है, डॉक्स वगैरह। तो क्या सबके लिए ही हम लोग सिंपल फाइल हैंडलिंग से काम कर सकते हैं? तो नॉर्मल की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो। बट अगर आप बात करेंगे पीडीएफ की, एक्सेल की, सीएसवी की, जेपीजी की या पीएनजी की, अलग अलग फाइल्स हैं, इनके लिए सबके लिए ही आपको लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। बिना लाइब्रेरीज़ के आप इन सब का यूज़ नहीं कर पाओगे, सबके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये जो पार्ट है, देखो हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। कैसे पढ़ेंगे? जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सीएसवी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीएसवी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डॉट टी एक्स टी नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ पढ़ना है इसको, क्योंकि इसी से बेसिक निकलते हैं। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के आधे से ज़्यादा कोर्स आपके यहीं से चलते हैं, सीएसवी से। फुल फॉर्म पता है? नहीं सर। किसी को भी नहीं पता? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये भी काइंड ऑफ एक्सेल की ही फाइल है, ओपन भी एक्सेल में ही होगी, बट फॉर्मेट अलग है, बस इतना सा फर्क है। देखेंगे, पहले बात करते हैं टेक्स्ट की। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से बोलूँ किसी फाइल को लेकर आपके क्या ऑपरेशंस होंगे और क्या मोड होंगे, या थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, कोई बुक है आप लोगों के पास, उस बुक को लेकर आपका क्या ऑपरेशन होगा और क्या मोड होगा? दो अलग अलग चीज़ें बोली मैंने, ऑपरेशन और मोड। ऑपरेशन तो ये हम उस बुक से पढ़ेंगे। बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, और मोड क्या होगा? ये मोड है या ऑपरेशन है? मोड है, ठीक है, हाँ ठीक है। ऑपरेशन क्या होगा? अच्छा, आप लोग एक बुक ले लिए, हाँ कुछ ऐसा ही बिल्कुल, आपने एक बुक ले ली तो क्या तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिए? नहीं। क्या करोगे? ओपन करोगे। ओपन, तो ओपन आपका ऑपरेशन है भाई। आपके पास कोई बुक आएगी, सबसे पहले आप उसे ओपन करोगे, उसके बाद आपका मोड डिसाइड होगा कि आप उसे पढ़ोगे या क्या करोगे उसके अंदर, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से हम कुछ काम इसमें भी करते हैं। तो मोड्स होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, छोटी छोटी चीज़ें, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है हम लोगों को, मैं पाइथन की एक नई फाइल बना लेता हूँ। फाइल हैंडलिंग, ठीक है। मैंने लिखा F इक्वल टू ओपन ब्रैकेट्स, इसके अंदर आता है आपके फाइल का नेम या फिर फाइल का पूरा पाथ, कहीं और रखिए तो पूरा पाथ। अगर आप जैसे जुपिटर आपने चलाया, तो अगर आपको कोई फाइल बनानी है, यहाँ पर ही बनानी है, तो न्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर होगा टेक्स्ट फाइल, इस पर क्लिक कर दो तो एक एडिटर ओपन होकर आ जाएगा आपके पास, कुछ ऐसा। यहाँ पर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, देखता हूँ शायद मिल जाए हमारे पास कुछ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मान लो दिस इज़ अ क्लास ऑफ फाइल हैंडलिंग, वेलकम टू दिस क्लास, या फिर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। ये मैंने उस टेक्स्ट फाइल में लिखा है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग। इस फाइल का नाम जरूर ध्यान से चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर अनटाइटल्ड है ना, डॉट टी एक्स टी, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, और नाम हम रख देते हैं इसका, मान लो डेमो। हाँ, डॉट टी एक्स टी वो अपना आप ले लेगा, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं इसको। अब आते हैं अपनी पाइथन की फाइल पे। यहाँ पर हमने लिखा F इक्वल टू ओपन, और ओपन के अंदर आपने लिखा फाइल का नेम डेमो डॉट टी एक्स। ये ओपन क्या है? एक फंक्शन है और ऑपरेशन है, कॉमा। यहाँ पर आता है आपका मोड। कौन कौन से मोड होते हैं हमारे पास? 4 मोड होते हैं जनरली, बताता हूँ कौन कौन से मोड होंगे। रीड, राइट, अपेंड और एक्स। इसको बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं अपेंड, और इसको बोलते हैं क्रिएट, ठीक है। चारों को मीनिंग है अपने अपने, समझिए।
अगर मैंने लिखा f इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी और मोड लिखा मैंने रीड इक्वल नीचे आ गए, सिर्फ आर ही लिखना है। हाँ आर लिखना है बस, पूरा नहीं, बस आर। ठीक है। प्रिंट एफ तो आपका ये होल्ड करके रख, अगर आप ओनली एफ प्रिंट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ नहीं। ओके, हमारे पास कोई फाइल नहीं मिली, इसका नाम शायद मैंने हटा ही दिया। यहाँ पर देखते क्या नाम रख दिया इसने इस फाइल का। नीचे सर, सबसे नीचे। ओके एक सेकंड ना, इसका फाइल का नाम ही चेंज हो गया, चलो यहीं से चेंज कर देता हूँ मैं, डेमो डॉट टी एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास कुछ आया, आयो डॉट टेक्स्ट, आयो रैपर, नेम, फाइल का नेम, मोड क्या है आपका और एनकोड क्या है उसका, ये सब चीज़ें आ रही है, बट कंटेंट तो नहीं आया उस फाइल के अंदर का। तो हमें उसे क्या करना है, रीड करना है। तो रीड आपका एक फंक्शन भी है, एफ डॉट रीड। अब रन करिए, आपका सारा कंटेंट आ गया। अब आप बुक ओपन करते हो, आपने पढ़ लिया, फिर क्या करोगे, क्लोज। क्लोज। तो एफ डॉट क्लोज। हर फाइल को ओपन और क्लोज जरूर करिएगा, फ़र्क कुछ नहीं है, बट हाँ इससे आपके कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं रीड, देखो दो तीन फंक्शन है छोटे छोटे से, अगर मैं लिखा एफ डॉट रीड और आपने लिखा रीड के अंदर कोई नंबर, इसको बोलते हैं ऑफसेट। आप बताइएगा क्या आउटपुट आ रहा है। चलो चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट कंफ्यूज मत होना, चेंज कर रहा हूँ। अभी भी दिस था, 5 में भी दिस था। इंडेक्सिंग, अब इंडेक्सिंग की बात करें, क्या इसमें इंडेक्सिंग है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट हाँ आप ये कह सकते हो कितने कैरेक्टर वो काउंट कर रहा है। पहले 3 आपने स्ट्रिंग में देखा था, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी 0 से, बट यहाँ पर 0 से नहीं है, ये लाइन वर्क कर रहा है। बिल्कुल लेंथ की तरह वर्क कर रहा है। सिंपल 1 2 3। अगर आप लिखोगे 4 तो 4 कैरेक्टर्स, आपने लिखा 5, वो ड्रेस भी ले रहा है। स्पेस है तो वो स्पेस दिखाई नहीं दे रहा, बट एक स्पेस है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल 6 करो, उसके आगे वाला बड़ा जाएगा। बीच में स्पेस है, स्पेस था ना। ठीक है, इसलिए। तो एक तो ये है एफ डॉट रीड, पहला फंक्शन। दूसरा है, इसी में एक और मिलता है, एफ डॉट रीड लाइन। ये जनरली मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, पर देखो क्या करता है, देखकर समझ में आ जाएगा। इसने फर्स्ट टाइम लिखा। फर्स्ट लाइन, बट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया है। अगर मैंने एक और बार लिखा प्रिंट डॉट एफ डॉट रीड लाइन, तो सेकंड लाइन आ गई, फिर से स्पेस आ गया। देख रहे हो कितना स्पेस है, जबकि हमारी फाइल में इतना स्पेस नहीं था। तो ये स्पेस किस वजह से आ रहा है, कोई बताएगा। दूसरी लाइन क्रिएट हो रही है। दूसरी लाइन क्रिएट हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बोल सही रहे हो, पर इसका मतलब क्या हुआ, चलो अभी समझ में आएगा। बट रीड लाइन क्या करता है, एक एक लाइन रीड करता है, ठीक है। इसमें भी आप ऑफसेट यूज़ कर सकते हो। अब इसमें ज़रा ध्यान से समझना, चलो अभी नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। अभी चलो मैंने लिखा 3, ठीक है, पहली लाइन के उतने कैरेक्टर्स, बाकी लाइन के फिर वही सेम चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा आपका ये। अब इससे अच्छा जो मैं मानता हूँ यूज़ करना, क्योंकि ऐसे अगर 50 लाइन रीड करूँगा तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा ऑब्वियसली, तो इससे अच्छा जो फंक्शन मैं मानता हूँ या जो यूज़ करना चाहिए आप लोगों को, वो ये है, प्रिंट डॉट एफ डॉट रीड लाइन्स। अब वो स्पेस भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो स्पेस क्यों आ रहा है। देखो रीड लाइन है और रीड लाइन्स है, फ़र्क है दोनों में। आउटपुट बताइएगा किस में आ रहा है और क्या समझ में आया इससे। एक लाइन में, और ध्यान से देखो, न्यू लाइन दिखाई दे रहा है, लिस्ट में आ गया ना, किस में आ गया, लिस्ट में। लिस्ट में आ गया। और अगर अब ये लिस्ट में आ गया तो इसका मतलब है अब मैं इसके ऊपर कोई भी परफॉर्म कर सकता हूँ ऑपरेशन, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। ये बात समझ आ रही है। पर अब जो लिखने जा रहा हूँ आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आउटपुट आएगा। मैंने लिखा इसके अंदर 1, बताओ क्या आएगा। फर्स्ट वाली लाइन,
2 लिखा, सेकंड लाइन। 3 लिखा, फर्स्ट ही लाइन देना। 4 लाइन मतलब 4, अभी भी फर्स्ट लाइन। क्यों भाई? अब बताओ, क्या फर्स्ट लाइन रीड हो रही है, मतलब या सेकंड लाइन रीड हो रही है, फोर्थ लाइन रीड हो रही है? तो नहीं कहोगे, ऑब्वियसली बात है। अब समझो एक्चुअली में हो क्या रहा है। टोटल कैरेक्टर काउंट करो इसके। 5 2 6 5 2 7 8 8 5 13 13 2 जितने भी हैं 32 हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ। आपने 32 बताया, मैं यहाँ पर 32 लिख देता हूँ, ठीक है। 32 लिखा मैंने, 32 तक एक ही लाइन आई है। अब मैंने लिखा इसमें 33। अब समझ में आया? एक नंबर नहीं, ये समझ में आया कि 32 कैरेक्टर्स थे पहली लाइन में। तो अगर आप 1 2 3 4 लिखोगे तो पहली लाइन पे ही देखेगा अच्छा इतने मिल गए, पूरी लाइन रिटर्न। बट जैसे ही आपकी खत्म हो गई वो लाइन, कहाँ चला जाएगा? दूसरे वाले। हाँ, फिर सेकंड पूरी आएगी ऑब्वियसली। इस तरीके से चल रहा है, ये लेंथ के बेसिस पे चल रहा है। ये समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ और, अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम डायरेक्टली लिखा है क्योंकि मेरी पाइथन की फाइल और टेक्स्ट की फाइल एक ही लोकेशन पर है। बट अगर आपकी टेक्स्ट फाइल किसी दूसरी लोकेशन पर है और पाइथन किसी दूसरी लोकेशन पर है, तो आपको उस वाली फाइल का, टेक्स्ट वाली फाइल का पूरा पाथ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप लोग, मुझे पता है, लिख कर बोलोगे बार बार सर ये फाइल रीड नहीं कर रहा है, ये फाइल रीड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एरर आएगी आपके पास कुछ ऐसी, जैसे मान लो मैंने अभी डेमो 1 लिख दिया, एरर आएगी आपके पास ये नो सच फाइल डायरेक्टरी। आप कहोगे सर मेरी डायरेक्टरी तो बनी हुई है ना, बट आप पाथ गलत पास कर रहे हो। अच्छा, अभी क्यों आ रही है एरर? इसे डेमो 1 है ही नहीं। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि रीड मोड में होने के लिए आपके फाइल का होना कंपलसरी है। ये बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज़ तो ये है, मान लो मैंने यहाँ पर डेमो फिर से लिखा और रन किया तो मेरे पास मिल गया। f.read लिखोगे तो सारे कंटेंट रीड हो जाएंगे आपके। रीड लाइन लिखोगे तो एक एक लाइन रीड होगी, और रीड लाइन्स लिखोगे तो लिस्ट में मिलेगा। इतना क्लियर? ये तो पहला मोड है आपका। दूसरा मोड, अगर मैंने लिखा w तो क्या लिखोगे? प्रिंट f.write। तो ये क्या करेगा? जैसे मान लो राइट के अंदर मैंने लिख दिया, राइट मैंने लिख दिया, सपोज करो दिस इज माय न्यू कंटेंट। तो ये क्या करेगा? आपके पास डेमो 1 वाली फाइल में ये कंटेंट लिखा हुआ है और हमने फिर राइट में एक लाइन और ऐड कर दी, ये वाली। तो क्या करेगा ये? क्या उस वाली फाइल में ही ऐड कर देगा? ये क्या करेगा? उसी में ऐड कर देगा। इसका मतलब है कि ये 3 जो लाइनें लिखी हैं इसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी हमारे पास, दिस इज न्यू कंटेंट। ठीक है, ओके, समझिए। रन करता हूँ, दिखाता हूँ। मैं इसको 1 मिनट कॉपी कर लेता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, आने तो जो आउटपुट आ रहा है वो पहले का उठा रहा है। अब अगर मैं इसको रन करूँ इधर, ठीक है, मैंने प्रिंट किया हुआ है, वो सिर्फ लाइन आपको बता रहा है कि कितने कंटेंट आपने लिखे हैं, लेंथ बता रहा है उसकी। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, वो सब हट के तो कुछ समझ में आया राइट क्या कर रहा है? अगर आप राइट फंक्शन यूज करते हो तो आपका, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगा? उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको ओवर राइट कर देगा। और अगर कोई फाइल नहीं है तो क्या करेगा? पहले बनाएगा और फिर उसके अंदर कंटेंट को राइट करेगा। जैसे अभी मैंने लिखा, अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल और क्रिएट हो गई है demo1.6। तो सिर्फ इतना सा काम है। ये समझ में आया? यस। अब अगर और थोड़ा सा देखते हैं, ये तो राइट का काम है। अगर मैंने लिखा होता अपेंड मोड, अब क्या करता है ये? ये एंड में ऐड कर देते फिर। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर कंटेंट को ऐड कर देगा, ओवरराइट नहीं करेगा, नया कंटेंट ऐड करेगा, कुछ ऐसा। सिर्फ वहाँ पे
अपेंड नहीं किया मैंने, F dot append. कर तो दिया यार, आ गया। अगर फाइल होती तो ऐड करता, नहीं होती तो क्रिएट करता और फिर आपको आउटपुट देता। तो अपेंड मोड ये करता है सिंपल। अब अगर आपका है एक्स मोड, इसका मतलब क्या है, क्रिएट। तो इसका मतलब है अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो मैं आपको दे दूंगा एरर। इसका नाम ही क्या है, क्रिएट। इसका काम है क्रिएट करना। तो ये क्या करेगा, पहले क्रिएट करेगा हमेशा नई फाइल को, उसके अंदर फिर कंटेंट को राइट करेगा। अब देखो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई होगी आपके पास, demo.txt। ये समझ में आया, 4 मोड, रीड राइट अपेंड, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। सर ये जो क्रिएट करा है इसने सिर्फ इसमें एक लाइन लिखी है, ये वाली? हाँ, आप ये वाला लिखेगा ना भाई, जो यहाँ लिखोगे। हाँ देखो, सर एक बार अलग पार्ट से देखो। कहीं से भी ले लो, बताओ कहाँ से लेना है। जैसे मान लो मेरे पास कोई फाइल होगी तो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है एक readme.txt की कोई फाइल है, पर ये md की फाइल होगी शायद, ये टेक्स्ट फाइल है। चलो इसी को देख लेते हैं कि कंटेंट रीड कर पाएगा नहीं। इस फाइल का नाम का पाथ कैसे मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिटेल्स होगा, डिटेल्स में ये पाथ लिखा होगा, फोल्डर पाथ, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया मैंने, या फिर आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हो। ये रहा लोकेशन, दिख रहा है, यस सर। एक मिनट बीच में कर देता हूँ मैं इसको। ये लोकेशन है, मैंने इस लोकेशन को कर लिया कॉपी, ठीक है। और मैंने आकर अपनी फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। f इक्वल टू ओपन, चलो मैं दूसरे में ही लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता, नीचे लिख देता हूँ। f इक्वल टू ओपन स्लैश फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, रीडमी। जैसा है वैसा ही कॉपी करना, कैपिटल है, ठीक है। F2 कर लो इसको यार, .txt r। अब देखो एक चीज़ दिखाऊंगा अभी, हो सकता है रीड ना करे और उसका रीज़न भी बताता हूँ। रीड करेगा तो वेल एंड गुड है, बट नहीं करेगा तो फिर बताता हूँ। हाँ बिल्कुल उसी वजह से। ठीक है, एरर आ गया। अब याद करो पाइथन के अंदर बैकवर्ड स्लैश क्या था, एक एस्केप कैरेक्टर, तो उसकी वजह से इसको रीड नहीं कर पा रहे। तो क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके हैं, दो या 2 बार लगा दो, या तो ये ऐसे कर दो, ठीक है। अब देखो पोजीशन कैरेक्टर मैप अनडिफाइंड, उसके अंदर कुछ कोड होगा, उसकी वजह से रीड नहीं कर पा रहा। या फिर इसको ऐसे कर दो, कैरेक्टर मैप रीड नहीं कर पा रहा, उसके अंदर का कंटेंट चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो उसको कैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरीके से पास करना। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर 2 टाइम्स बैकवर्ड स्लैश लगा लो, अभी भी चलेगा। हुआ क्लियर? कुछ इस तरीके से पाथ से एक्सेस करना है और इस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस करना है, अगर फाइल की लोकेशन सेम है। तो ये तो छोटी छोटी बात है, चलो और देखते हैं थोड़ा सा, इधर आओ। डेमो और रीड मोड, ये कंटेंट है हमारा फाइल का। मैंने लिखा एक फंक्शन f.seek, और सीक के अंदर मैंने लिख दिया मान लो 6, ठीक है। और फिर मैंने लिखा प्रिंट f.read, रन किया मैंने इसको। आप लोग बताइएगा आउटपुट कैसा आ रहा है। हो तो गया रन। जिसका ये चाहिए। दिस चलो मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है।
कंटेंट लिखा हुआ था ये, सर 10 तक हटा देती है। कोई करे 10 तक हटा दो। ठीक है। तो सीक क्या कहता है आपसे, सीक कहता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कंटेंट को रीड करवाना स्टार्ट करना है तो आप वो सीक के अंदर डाल सकते हो, वहाँ से वो कंटेंट को रीड करना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर ही मिले, यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है एक्स। तो कैसे पता चलेगा भाई कि एक्स की वैल्यू क्या थी, कैसे पता चलेगा? आप मान लो 100 लाइन नीचे थे और 100 लाइन ऊपर एक्स डिफाइन था, कोई भी नंबर। हाँ किसमें? नहीं, तो इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है प्रिंट एफ डॉट टेल। ठीक है, मान लो x की कोई वैल्यू होती जो कहीं भी डिफाइन होती, मान लो मैंने 10 ही लिख दिया, तो आपको ये टेल क्या बताएगा कि इस x आपके कंटेंट को कर्सर कहाँ से रीड करना स्टार्ट कर रहा है, 10 से। तो सीक और टेल दोनों साथ में ही यूज होते हैं। टेल बताता है कि भाई मुझे बताओ कि मेरा फाइल का कंटेंट कहाँ से रीड करना स्टार्ट कर रहा है, तो आपको बताएगा कि 10 से रीड करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तब यूज करते हैं इसका, नहीं करते। अच्छा, अगर मैं इसके बाद लिखता तो क्या आउटपुट आता? यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? रीड करने के बाद लाइन लिखी है, अब क्या आएगा? अब ध्यान रखिएगा, ये बताता है आपके कर्सर की पोजीशनिंग, कि आपका अभी भाई ऊपर लिखा था आपने, तो आपने कहा भी 10 कैरेक्टर छोड़ दिए तो मेरा जो कर्सर है वो कौन सी पोजीशन पर होगा? 10th पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपको 10 मिला, बट जब कंटेंट रीड हो गया तब आपका कर्सर कहाँ पहुँच गया? लास्ट लाइन पे। तो ये बताएगा आपको कि लास्ट कहाँ पर थे आप, कहाँ पर हो आप, 108 पर। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये तो टेक्स्ट की बात थी, टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, छोड़ दो इसको। बस हाँ, ये फंक्शन जरूर याद रखना, रीड, राइट, अपेंड, एक्स, रीड लाइन और रीड लाइंस, बस इतना याद रखोगे सफिशिएंट। कर्सर अब पहुंच गया वहाँ तक, रीड करता करता 108 पोजीशन पर पहुंच गया। अब ये बोल सकते हैं इसमें? हाँ बताइए मैडम। हेलो, किसी को कोई डाउट? प्रीति मैडम, अनुपमा मैडम, पूजा मैडम, विशाल? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सर हम सीट में नंबर की जगह कोई लेटर भी डाल सकते हैं कि हमें यहाँ से स्टार्ट करवाना है। ये अच्छा। सारे मोड VS कोड पर वर्क करते हैं। किस पे? VS कोड पर। VS सब वर्क करेगा, VS कोड पे सब कुछ, कहीं पर भी चले ये सब जगह वर्क करेगा। कैरेक्टर मैंने लिखा A, बताइए आप। ऐसे ये तो काफी है सर, स्टार्टिंग कैसे था? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या लेता है? पोजीशन लेता है। अब पोजीशन कोई नंबर ही हो सकता है, कोई लेटर तो होगा नहीं पोजीशन, सिंपल। तो सर हमको फिर ये कैसे ऊपर दिया ना भाई, जहाँ 10 कर दिया ना start करना ऊपर। होगा, उसके पीछे के नंबर सारे काउंट करने होंगे? क्यों काउंट करने होंगे? नहीं समझा, दोबारा बोलिए। मतलब अगर हमको वेलकम से स्टार्ट करना है, हाँ, तो इसके पीछे के जितने लेटर्स हैं वो काउंट करके लिखना पड़ेगा सीट में? कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे पास मान लीजिए मैं रन करता हूँ, पहले इसको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था, अगर मुझे सेकंड लाइन ही रीड करनी है तो मैं रीड लाइन का यूज़ करूँगा, या फिर आपके पास सबसे अच्छा जो फंक्शन माना जाता है वो रीड लाइंस माना जाता है। अब रीड लाइंस क्यों माना जाता है? क्योंकि वो लिस्ट में देगा, और आपको पता है लिस्ट के पहली पोजीशन पे पहली कैरेक्टर आ जाएंगे, दूसरी पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, तो इंडेक्सिंग से आप आराम से कर सकते हो काम, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए रीड लाइंस आपके लिए ज़्यादा अच्छा फंक्शन है। अब थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात करते हैं, और बात करता हूँ मैं थोड़ी सी अलग चीज़ों के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने एक, ये तो टेक्स्ट फाइल की बात थी जो कहाँ यूज़ होती होगी, ये तो अलग चीज़ है। अगर हम बात करें PDF की, PDF के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं। कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं? आप कभी सर्च करोगे, जैसे अगर लिखोगे आप पाइथन PDF लाइब्रेरीज, जो भी आप लिखना चाहो, तो आपके पास सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। ठीक है, एनालिटिक्स विद्या में PyPDF2 करके मिलता है, तो आप ये सब पढ़ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए बता रहा हूँ कि आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी। अगर आप बात करते
जेपीजी की, जेपीजी मतलब कौन सी फाइल होती है? इमेज फाइल होती है। तो इमेज फाइल के लिए बहुत सारे फिर अलग हैं, जैसे पिलो है एक, आपको जब हम जेंगो में आएंगे तब एक पढ़ेंगे पिलो करके आएगा, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि हमारे पास और क्या है, हमारे पास ओपन सीवी है, इसको बोलते हैं ओपन कंप्यूटर विजन, ठीक है। ये इमेज पे वर्क करता है जिसमें आप और सर टेंसर हाँ? वीपीएन क्यों पहले होती है? वीपीएन, वीपीएन क्या? ओपन सीवी कौन सा है? ओपन सीवी फाइल नहीं है, लाइब्रेरी है। और सर टेंसर फ्लो कौन सी लाइब्रेरी है? टेंसर फ्लो है, कैराज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो इमेजेस पे वर्क करती हैं। तो इमेजेस के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको ओपन सी, जैसे आपने वो देखा होगा ना, आपने फेस डिटेक्शन के कोई प्रोग्राम कभी देखे हों या एप्लीकेशन देखी हो कोई, वो आधे से ज़्यादा या तो ओपन सीवी से चल रहे होंगे या कैराज से चल रहे होंगे या टेंसर फ्लो से चल रहे सर हम पाइथन में जेपीजी फाइल ले सकते हैं? होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं? सर एक जेपीजी फाइल को इंपोर्ट करा था, नहीं भाई, नहीं हो सकता? ऐसे इंपोर्ट नहीं होता है। देखो दिखा देता हूँ पर मैं कैसे वर्क करता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन सीवी। आप कभी डिटेक्शन वाली बनाओगे ना, एप्लीकेशन कभी बनाना चाहोगे तो इससे बना सकते हो आराम से। दिखाता हूँ, फेस रिकॉग्निशन जिसे बोलते हैं हम लोग। या फिर स्टॉप है? ओपन सीवी पाइथन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल अगर इन्होंने दे रखा होगा तो दिखाता हूँ। इसको देखो थोड़ा सा, ये देख रहे हो, ये इमेज है। यस। इसके कॉर्नर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ इस तरीके से इमेजेस को डिटेक्ट किया जाता है। और दिखाता हूँ, इससे अच्छा वाला दिखाता हूँ एक, इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है इसमें। ये एक इमेज है, उसके कॉर्नर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, तो वो सब इसमें आते हैं। तो ओपन सीवी में आप बहुत सारा काम कर सकते हो। सर हम इसको वर्क कब करेंगे? इसको कब सीखेंगे? कभी नहीं। ये जो पार्ट है ये एक्चुअली मशीन लर्निंग का पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हमारे पास होता है। अच्छा, अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेजेस में एक्चुअली में क्या, किससे बनती है इमेज? पिक्सल्स में क्या होते हैं? आरजीबी। आरजीबी में क्या होते हैं? कभी देखा है? सर इतना जूम नहीं अच्छा, कभी एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक कलर है तो वो पिक्सल है, मान लो छोटा सा पिक्सल है, उस पिक्सल पर क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी मतलब नंबर होगा कोई, वो कौन सा नंबर होता है? मतलब ब्लैक कलर को अगर मुझे बनाना है खुद से, आरजीबी का नंबर होता है कौन सा? 0 जीरो जीरो ट्रिपल जीरो कहाँ मिलेगा? हैशटैग है। इतनी मेहनत करोगे तो क्या करोगे यार, थोड़ा स्मार्ट बनो। पेंट तो चलाना आता है? कितने कलर्स का निकाल लोगे? खुद का कलर बनाना होगा तो ये देखो, आरजीबी है, 0 में आपको ब्लैक ही दिखाई दे रहा होगा। कितना मैक्सिमम होता है? 255, जो किसको डिनोट करता है? 0 ब्लैक है, बिल्कुल सही बात है। उसका अपोजिट क्या होगा? वाइट। 255 आपका हमेशा वाइट होता है। अकेले ट्रिपल वन। अरे वो तो सबका लगा, कब से बनने लगा? ब्लैक, अब देखो 0 पे ब्लैक था, 1 पे ब्लैक आया, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, इंटेंसिटी अलग अलग है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कलर बनाने के लिए खासकर इमेज प्रोसेसिंग पे जब काम होता है तो इस तरीके से होता है। सर वो घर की दीवार पे कलर करवाते जो
हाँ यहीं से बना के ले जाओ, उससे बोले भाई ये, उससे बोलो ये बना के दे दे, कलर ये इंटेंसिटी डाल दे, पर उस पास होगा तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब एग्जांपल्स आप देख सकते हो, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें दी होंगी इन्होंने यहाँ पे, तो ये पढ़ने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं CSV की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका डेटा एनालिसिस का पार्ट है। डेटा एनालिसिस टेक्स्ट इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ ये डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है? बस एनालाइज करना, और भी तो कुछ होगा। सर आज आए हुए डेटा से कुछ सीखना, सीखना, प्रॉब्लम्स निकालना, वही मॉडिफाई करना। सर मतलब कि जैसे कच्चा डेटा को सीक्वेंस में लाना। क्या बोलते हैं, सही बोल रहे हो, क्या बोलते हैं उसको? मैनेजमेंट नहीं, चलो एक टर्म होती है EDA, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। किसी भी एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर होता है ना वर्ड, उसमें रेटरी लगा दो आगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। 5 स्टेप होते हैं किसी भी डेटा एनालिसिस को करने के लिए। पहला, कोई बता सकता है पहला स्टेप क्या होगा आपको? रॉ डाटा, रॉ डाटा ये तो ऑपरेशन हो गया। पहला होता है डेटा कलेक्शन, दूसरा क्लीनिंग, या एक्सप्लोर, ठीक है। आपके पास डेटा आया, आपने कलेक्ट किया, वो डेटा सही होगा, गारंटी है इस चीज़ की? नहीं होगा ना, सॉरी, तो आप क्या करोगे, उसे क्लीन करोगे। तीसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेप होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। चौथा स्टेप बाइवेरिएट एनालिसिस, पांचवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट। एक एक करके समझते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन, इसका क्या मतलब है? कहाँ से? फाइल तो कलेक्ट ही करनी है, वही मतलब है। गूगल से, गूगल से कहाँ से? हाँ, कोई एग्जांपल? डेटाबेस से लेगा ना डेटा। डेटाबेस आपके पास होगा, वहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? इंटरनेट से नहीं लेते भाई। मुझे बताओ, कोविड नहीं था तब तक इंटरनेट पर था कोविड का डेटा, तो फिर तो सर कैश, वही जो आप बोल रहे हो। नहीं समझे नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है समझो। आप बोल रहे हो कि सर कोविड का जो डेटा है वो इंटरनेट से आया, भाई जब तक कोविड था ही नहीं तो फिर डेटा कैसे आया? तो सर हम तो यूज भी तो नहीं करते थे। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों का डेटा इंटरनेट तक कैसे पहुंचा? किसी ने अपलोड किया होगा। किसने अपलोड किया होगा, चलो वो तो बात करते किसने अपलोड किया होगा, बट आपने कभी, जब आपके पास कोविड चल रहा था तब एक सुना होगा कि कोविड का सर्वे चल रहा है, सुना था या नहीं सुना? आपके घर पे सर्वे वर्वे करने आए या नहीं आए? किसको हुआ है? आपके फैमिली के मेंबर्स लिए कॉल किया, पूछते हैं कब से है, कितने दिन से बीमार हो, बहुत सारी चीज़ें पूछी थी आप लोगों से। सुन लो भाई साहब, सुन लो यार। सर आपने कुछ ऐसा बोला था आज कम पढ़ाओगे? नहीं, सुनो भाई, सुन लो, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लो। एक मैसेज आया था, बच्चे नहीं है इसीलिए आपने बोला कम पढ़ाई। कब बोला भाई मैंने कब पढ़ाया? भाई साहब पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो यार। अब समझो कि आपके पास वो सर्वे करने वाले आए, आपने सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, क्या अकेले आपके पास ही आए थे वो? नहीं, सब हर जगह घूमे, सारा डेटा कलेक्ट किया, तब जाके अपलोड किया, उसको बोलते हैं सर्वे।
कि आपके पास एक पहला ओरिजिनल जो आया वो आया सर्वे, कि आप सर्वे के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हो, एक्चुअल डेटा जिसे हम बोलते हैं। जैसे आपको अगर अपना डेटा कलेक्ट करना है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, पूछो आपके पास कितने मरीज हैं, ये सब वो एक्चुअल डेटा होता है। बट क्या गारंटी है वो डेटा जो है अच्छा होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप कहाँ से ले सकते हो? आप इंटरनेट की बात कर रहे थे तो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ से आपको डेटा मिलेगा। एक वेबसाइट है बहुत ज़्यादा फेमस है, कैगल। आपको किसी भी चीज़ का डेटा सेट, अब इसको बोलते हैं डेटा सेट, ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको। जैसे यहाँ लिखा होगा डेटा सेट, यहाँ पर क्लिक करिए। किसी का भी डेटा सेट चाहिए, जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट, बहुत सारे हैं, चैट जीपीटी का चाहिए, ट्विटर का चाहिए, जिसका भी चाहिए सब मिलेगा। टाइटैनिक का चाहिए सब मिलेगा यहाँ पर। जैसे एग्जांपल अगर टाइटैनिक का चाहिए तो भाई, हाँ बिल्कुल, टाइटैनिक मूवी नहीं भाई, ये देख रहे हो टाइटैनिक डेटा सेट। तो यहाँ पर आपको डेटा सेट मिलेगा कुछ ऐसा, ये वाला डेटा सेट। अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो यार, फिर मैं ये टॉपिक छोड़ दूंगा भाई। देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, पढ़ लो यार, मजाक एक हद तक ही अच्छा है, ठीक है, समझो। ये टाइटैनिक का डेटा यहाँ से कलेक्ट किया, आप यहाँ से किसी का भी डेटा सेट कलेक्ट कर सकते हो। अभी समझाऊंगा, अभी आए नहीं उस पर। अब उसके बाद क्या यही है अकेली वेबसाइट? नहीं, हमारे पास एक और है, UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। आप इस पे जाओगे, यहाँ पर आपको साइड में देख रहे हो मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट्स। ये आपको डेटा सेट है, हर डिजीज़ का है, अडल्ट का है, आयरिस एक फ्लावर है बेसिकली, कैटेगरी के बेसिस पे। वाइन का है, वाइन क्वालिटी, बैंक मार्केटिंग, राइस, कार इवैल्यूएशन। कार इवैल्यूएशन का क्यों है, कोई रीज़न बता सकते हो आप लोग? नहीं, कार इवैल्यूएशन कार का इवैल्यूएशन कैसे होगा यार? इवैल्यूएशन, इवॉल्यूशन नहीं है भाई, ये इवैल्यूएशन है। कार देखो, देखिए आप लोगों ने कार देखो 24.com। आप OLX पे जाओ, छोड़ो OLX पे गए हो, आपको अपनी बाइक बेचनी है या खरीदनी भी है, तो क्या क्या लिखोगे उसमें इन्फॉर्मेशन? भाई लिखोगे मॉडल ये है मेरा, ठीक है, मेरी इतनी चल चुकी है एक कार, ठीक है, मुझे इतना पैसा चाहिए। या फिर आप उससे पूछते हो कि भाई अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके पास इन्फॉर्मेशन डालता हूँ तो मेरी प्राइस, कार का प्राइस कितना होगा? वो यहाँ से कलेक्ट करते हैं डेटा, आप डालते रहते हो, मिलता रहता है। एक ये तरीका है यहाँ से कलेक्ट करने का। दूसरा, गिटहब पे भी मिल जाएंगे आपको, अगर आप लिखोगे डेटा सेट इन गिटहब, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सर कंपनी यहाँ से अपडेट नहीं, अब कंपनी की बात है तो कंपनी के पास अपना डेटा है भाई। कंपनी अगर काम करे, कंपनी अपना डेटा लेगी ना, यहाँ से भी लेगी। तो वो खुद के सर्विस से खुद कलेक्ट भाई मैं इस कंपनी में हूँ, ये लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग यहाँ पर आए तो आपका डेटा कलेक्ट हो गया हमारे पास, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिंपल करते आती रहती है। मास्टर्स यहाँ से कहाँ से मास्टर करोगे? पता नहीं यार, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो डेटा। तब वो बहुत सारे चीज़ें हैं कलेक्ट करने के लिए। सबसे अच्छा जो फेमस है वो कैगल है। कॉम्पिटिशन्स चलते हैं इसके अंदर, अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आप ये यहाँ पर है ना कॉम्पिटिशन्स, यहाँ से आपको प्राइज़ मनी भी मिलता है अगर आपका अच्छा है तो। सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। आप डेटा एनालिसिस लिखोगे, डेटा एनालिसिस से कुछ कोड भी आ जाएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट जो, ये तो हमारे डेटा कलेक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट जो स्टेप था वो था क्लीनिंग या एक्सप्लोर। अब इसका क्या मतलब है? अब भाई आपने डेटा लिया, वेस्टेज नहीं बोलेंगे, मतलब अपने काम का डेटा निकालो, कितना काम का। अब समझो, एग्जांपल देता हूँ भाई। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग सर्वे कर रहे थे, ठीक है। अब भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में आपने क्या किया, नाम में एज डाल दी, ठीक है, या फिर नाम में किसी और का नाम लिख दिया, या फिर नाम खाली छोड़ दिया, या कोई पर्सन घर पे ही नहीं था तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो क्या आपका डेटा क्लीन है? नहीं है, तो हम क्लीन करते हैं डेटा को। एक्सप्लोर करने का मतलब है आप उसको देख रहे हो कि कैसा है हमारा डेटा, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो उसको, तो वो यहीं पे आएगा। हम देखेंगे
यूनिवेरिएट का मतलब होता है, अब आते हैं डेटा सेट के ऊपर। अभी मैंने आपको एक टाइटैनिक वाला दिखाया था, अब इस डेटा सेट को थोड़ा समझते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हो। एक CSV की फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, ठीक है। इसमें होंगे ये कॉलम्स। अब ये कॉलम इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पैसेंजर की आईडी, सर्वाइव, 0 मतलब मर गया, 1 मतलब बच गया, P क्लास मतलब पैसेंजर क्लास, भाई फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में था या थर्ड क्लास में था, नेम ऑफ पैसेंजर, उसका जेंडर, उसकी एज, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, पार्ट्स, टिकट और टोटल फेयर कितना था। तो ये क्या है? कॉलम्स हैं आपके, ये डेटा सेट की इंफॉर्मेशन बताते हैं कि यहाँ। अब थोड़ा सा और बात करें इसमें, तो यूनिवेरिएट का मतलब क्या है? मैं अगर आपसे कहता मुझे बताओ कि कितने टोटल अलाइव थे और जिंदा थे, मैंने सिर्फ एक कॉलम की बात की, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि कितने लोग सरवाइव किए, भाई या तो 0 या तो 1, सिंपल। तो भाई आप क्या कहोगे? सर आप सिंगल कॉलम की बात कर रहे हो। जब भी हम किसी फाइल के सिंगल कॉलम की बात करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, सिंगल कॉलम के लिए मतलब। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे ये बताओ कि कितने लोग सरवाइव किए या नहीं किए विद क्लास वाइज, पैसेंजर क्लास वाइज, कि कौन सी क्लास में कितने लोग सरवाइव किए या नहीं किए, तो 2 कॉलम हो गए, बाइवेरिएट, सबका वजह तो मल्टी, तो जितने सारे आप करते जाओगे मल्टी। तो ये 5 स्टेप होते हैं जो आप यूज़ करते हो। मतलब मल्टी सर 2 पे बाई और 2 से ज़्यादा पे सब। यूनिट 2 से ज़्यादा पे मल्टी होगा, ऐसे सबका नहीं करना, हमें 2 से ज़्यादा पे करना तो मल्टी हो जाएगा। बिल्कुल। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, और सीबॉर्ड। ये 4 लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पांडास का मतलब है पैनल डेटा, और आपका आधे से ज़्यादा डेटा एनालिसिस इसी से कंप्लीट हो जाता है। जो आप क्लीन करते हो, एक्सप्लोर करते हो डेटा, वो आधे से ज़्यादा काम आपको ये करके दे देगा। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। इसका क्या मतलब है? ये सब लाइब्रेरीज हैं, ध्यान रखना। पांडास भी लाइब्रेरी है, नमपाई भी, मैटप्लॉटलिब भी, सीबॉर्ड भी। नमपाई की अगर बात करूँ तो न्यूमेरिकल पाइथन है, मतलब न्यूमेरिकली कुछ काम होगा। दूसरी चीज़, पाइथन के अंदर एरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट अगर एरे बनाना है तो एरे यहाँ पर ही बनता है, नमपाई में। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्ड दोनों ही प्लॉटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब प्लॉटिंग का मतलब है यहाँ पर ग्राफ्स, जैसे आपने कहा बार चार्ट बना दिया, ठीक है, आपने पाई चार्ट बना दिया, स्कैटर प्लॉट बना दिया, बहुत सारे प्लॉट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो ये दोनों उसके लिए यूज़ होती हैं। अब आपको आधे से ज़्यादा काम इन्हीं में पड़ेगा अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो। पूरा नहीं होगा, इतने से सफिशिएंट हो जाता है, पर ये है पांडास ही हो जाता है। सबकी अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है, सबकी। जैसे अगर आप पांडास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सर्च करिए पांडास, तो आपके पास एक दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाली आपको मिलेगी पाई डेटा करके। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन या गेटिंग स्टार्टेड। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा API रेफरेंस, इस पर क्लिक करिए। और साइड में आपको 2 चीज़ों पर बस फोकस रखना है, सीरीज़ और डेटा फ्रेम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, समझे जाए तो। सीरीज़ का मतलब क्या होगा और डेटा फ्रेम का मतलब क्या होगा? आपकी जो CSV की फाइल होती है, अगर आप उस फाइल के सिंगल कॉलम की बात कर रहे हो, सिंगल कॉलम, तो उसे आप बोलोगे सीरीज़, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कैगल पे यहाँ पे, तो अगर मैं किसी सिंगल कॉलम की बात करूँ कि सर्वाइव कॉलम है, P क्लास कॉलम है, अगर आप सिर्फ इन की बात कर रहे हो तो ये क्या है? सीरीज़ है। जबकि अगर आप पूरी फाइल की ही बात करोगे तो वो क्या कहलाएगा? डेटा फ्रेम, ठीक है। इतना बताओ समझ में आया या नहीं? अभी तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया।
क्लियर है इतना? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। देखो डेटा एनालिसिस एक्सेल से भी होता है, ठीक है, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैब्लियो, इन सब से भी होता है, बट ये नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं सारी। जो आप पढ़ रहे हो ये सब टेक्निकल है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए इसके लिए। जैसे हम लोग अगर बात करें तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई फाइल होगी तो देखता हूँ एक बार, यहाँ पर कोई फाइल रखी हुई है, ठीक है हमारे पास फाइल। चलो मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। पैनल डेटा का क्या मतलब है? चलो देखो, मैंने पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। आपको पांडास के लिए पीडी दिखाई देगा नेट पर और नमपाई के लिए एनपी दिखाई देगा, ठीक है, बात बराबर, आप कुछ भी यूज़ कर लो। अब हमने ये चला तो दिया, चल गया। अब हमारे स्टार्ट होता है कि हमारा ऑपरेशन सबसे पहले क्या होगा, ऑपरेशन फाइल को रीड करना। भाई आप वहाँ पर ओपन बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलोगे, भाई पांडास यूज़ कर रहे हो तो आप फाइल को रीड करोगे, तो कैसे लिखोगे? मैंने लिखा डीएफ। डीएफ मतलब डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम के अंदर मैंने लिखा पीडी डॉट रीड CSV। कौन सी CSV? आपकी फाइल का नाम, जो भी आपकी फाइल का नाम है, ठीक है। रन किया मैंने इसको, फाइल रीड हो गई, कोई एरर नहीं आई। मैंने लिखा DF, ये आ गया आपका डेटा फ्रेम पूरा का पूरा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको कुछ डेटा फ्रेम ऐसा दिखाई देगा। ये कौन सा है? टाइटैनिक का? हाँ ये टाइटैनिक का है। हम अलग अलग फाइल पे करेंगे, वहाँ से कॉपी किया तुझे? डाउनलोड करेंगे आप, जहाँ से डाउनलोड कर लिया आपने, अपने कहीं पर भी लिख लीजिए। मेरे पास रखी हुई थी एक्चुअली मैं यहाँ पर, तो मैंने यूज़ कर ली। अब मैं यहाँ पर ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये जो CSV की फाइल है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं अगर आप लोगों को बोलता आपके पास मैंने फाइल दे दी, बस एक्सेल में ही ओपन होगी, CSV की फाइल है ये, मैं आपसे बोल रहा हूँ एनालिसिस करके दिखाइए, कर लोगे इस पे एनालिसिस एक्सेल पे? जब तक आपको एक्सेल नहीं आएगा तब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। बट अगर आपको पांडास आता है तो आप सारा काम कर सकते हो। एक्सेल पे नहीं, एक्सेल हमें एक्सेल पे करना ही नहीं आएगा, पांडास पे, पाइथन में मतलब। तो भाई मैं आपसे कहता भाई देखो ये फाइल है, इस पर कुछ काम करके दिखा दो, निकाल के दिखा दो इन्फॉर्मेशन, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो आप नहीं कर पाओगे इस पर काम, क्योंकि आपको एक्सेल नहीं आता। मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी नहीं आता एक्सेल, मेरे को भी नहीं आता, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं आता मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आता, वो तो बात की बात है। बट अगर मैं पांडास की बात करूँ तो पांडास में मेरे पास सेम फाइल मैंने यहीं पे ओपन कर ली, अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ इसके ऊपर। जैसे आप अगर देख रहे हो ध्यान से, सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन कि आपको दिखाई दे रहा होगा पैसेंजर आईडी 0 से लेकर 4 तक। ये कौन से हैं? पहले 5 और फिर लास्ट के 5। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 418 रोज है और कितने कॉलम है? 12 कॉलम है। बीच में डॉट डॉट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? सर ये फाइल है कि जितने भी डाटा उसको स्किप करके दिखाना है। बट ऐसा ही क्योंकि पहले 5 और बाद के 5 ये सेट है। चलिए ध्यान रखिएगा, पांडास जो है वो एक बार में सिर्फ 60 रोज को ही दिखा सकता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है? कैसी बातें करते हो यार, समझो। पांडास जो है वो एक बार में सिर्फ 60 रोज को ही दिखा सकता है, ये इसके अंदर सेट किया हुआ है पहले से। आप उसको चेंज कर सकते हो, हम बाद में देखेंगे वो सब। तो अगर आपका डेटा रोज मोर देन 60 हो जाएंगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली डॉट डॉट आ जाएंगे आपके पास। ये इसका रीज़न है डॉट डॉट आने का। अगर अब देखो मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं लगाया, मैंने प्रिंट नहीं लगाया तो मेरा डेटा कितना फॉर्मेटेड मुझे पढ़ने में भी आ रहा है। बट अगर मैंने लगा दिया होता प्रिंट, अब दिख रहा है? VS कोड में आपको वहाँ पर प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस तीनों के लिए ही जुपिटर बेस्ट होता है, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है।
तो आप यहाँ पर प्रिंट मत यूज़ करिएगा, डायरेक्टली df। एक चीज़ और चेक करते हैं इसमें, एक फंक्शन मिलता है df2 स्ट्रिंग। अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके पास सारा डेटा होगा, एक भी स्किप नहीं हो रहा होगा, बट ऑब्वियसली इसको पढ़ना टफ है। भाई मैं क्या एनालाइज कर पाऊंगा, मुझे डेटा ही समझ में नहीं आ रहा है अभी तो, इसीलिए हम इसको भी यूज़ नहीं करते, इसलिए हम ऑरली यूज़ करते हैं df। हाँ बताइए, जैसे एक का निकाल लो तो जैसे आएंगे ना, एक एक करके आते हैं। ये समझ में आया पहला चीज़। दूसरा, अब बात करते हैं कि अगर हमारा पहला फंक्शन आता है इसमें df डॉट हेड, पहला फंक्शन है, ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा हमको? 5 के ऊपर दे दे बस, 0 से लेकर 4 तक। टॉप 5। ठीक है, हेड क्या बताता है? टॉप 5। अगर आपने इसके अंदर कोई नंबर लिख दिया तो टॉप 10। ठीक है, अगर आपने लिखा, ये पहला फंक्शन था। दूसरा df डॉट टेल, टेल मतलब सबसे नीचे बॉटम। लास्ट के 5, यस और अगर कोई नंबर लिख दोगे तो लास्ट की तो उतने। दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन, अब मुझे पता करना है भाई 12 कॉलम तो हैं, बट सपोज करो मुझे 12 कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं इंफॉर्मेशन कैसे पता करूं? df डॉट कॉलम्स। ठीक है, df डॉट कॉलम्स, तो आपके सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या क्या इंडेक्सेस दे रहा है? पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पैसेंजर क्लास, नेम, जेंडर, एज, सिबलिंग, पार्स, टिकट, फेयर, कैबिन, एम्बार्क। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ कुछ नहीं होंगी, हम हटाएंगे उसमें से भी, आएंगे। तो ये कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देता है, सब देगा। अभी आते हैं, अब बात करते हैं कि अगर मैं कहता आपसे कि मुझे पर्टिकुलर एक रो की कॉलम की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो कैसे देखोगे? df स्क्वायर ब्रैकेट और किसी भी कॉलम का नेम, ये डॉट नहीं, df डॉट किसी भी कॉलम का नेम, जैसे आपने कहा सर्वाइव्ड, सर्वाइव। तो आपने लिख दिया सर्वाइव्ड। ये आपके पास सिंगल कॉलम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, किसी भी कॉलम के लिए नहीं है। इस तरीके से एक फंक्शन आता है, इसमें चलाता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। डॉट वैल्यू काउंट्स, एक मिनट चेक करता हूँ, वैल्यू काउंट्स। अब देखो, अब कुछ एनालाइज कर पा रहे हो? अब आपको ये पता चल रहा है क्या कि जो मरने वालों की संख्या थी वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू जो लाइव थे। अब दिख रहा है? जीरो मींस यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर कॉलम की इंफॉर्मेशन है, 0 मतलब डेड, 1 मतलब अलाइव। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल आपको बता रहा है कि टोटल 266 डेड हो चुके थे और 152 लाइव हो चुके थे। इसी तरह मैं ये भी पता लगा सकता हूँ अपने इसी एक छोटे से फंक्शन से, ये भी एनालाइज कर सकता हूँ कि टाइटैनिक के उस जहाज पर टोटल कितने मेल्स थे और टोटल कितने फीमेल्स थे। कैसे लिखूंगा? देखो, तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो, और क्या एनालाइज कर पा रहे हो बताओ? तेरी दोनों बराबर ही थी क्या? वही एनालाइज करो इस चीज को। सर ये पूछ रहा फीमेल सारी बची थी। अब ये समझ में आ रहा है आपको? अब समझो एक चीज को, वहाँ पे गर्ल्स फर्स्ट वाला था और पहले सुनो। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई मैंने जब इस डेटा को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि जीरो है वो डेड है, जो कि 266 है, और मेल भी 266 है। यस सर। तो मतलब सारे मेल मर गए, ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि आपका डेटा बायस्ड है, मतलब आपके डेटा सेट के अंदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली भाई आप कभी ये थोड़ी ना कहोगे, जरूरी थोड़ी है। देखो यहाँ पर इस डेटा से जो मुझे इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि भाई
जो डेड थे वो 266 थे और मेल भी 266 थे, तो मतलब मेल जो रहे होंगे वो सारे के सारे डेड हो गए होंगे, बट जरूरी नहीं है ऐसा। तो आप जहाँ से भी डेटा ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ये आपको एक बायस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस बायस को बोलते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब है जहाँ से भी मैंने ये डेटा सेट लिया होगा, ये गलत बंदे ने या गलत पर्सन ने अपलोड किया होगा गलत तरीके से। हाँ हाँ, मतलब तो आप एक यहाँ से डेटा सेट नहीं है, आपके पास बहुत सारे डेटा सेट मिलेंगे, आप अलग अलग जगह से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। हमें किसी पर्सन का निकालना है, पर्सन का क्यों निकालोगे भाई? मतलब किसी एक आदमी का निकालना है, एक एप्रोप्रिएट आदमी। क्यों निकालोगे अप्रोप्रिएट का, वो तो बताओ। क्या किसी, मैं आपसे कहूँ आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग में से आप कह रहे हो कि भाई नहीं मुझे ना इन्हीं का सिर्फ डेटा जानना है, क्यों भाई? मतलब जैसे रिश्तेदार है, चलो मेरा। हाँ चलो आपका रिश्तेदार है, चलो आपके रिश्तेदार की बात करते हैं। तो क्या एक सिंगल पर्सन से एनालिसिस होता है? सोचो। हमें देखना भी दिलदार मांगे। अरे कैसी बातें करते हो? डेटा एनालिसिस हमेशा ध्यान, तो फिर आपको पैसेंजर की आईडी पता होनी चाहिए। नाम पता है? नाम तो भाई डुप्लीकेट भी हो सकता है। हाँ, नाम तो कितने भी हो सकते हैं ना। पैसेंजर की आईडी यूनिक होगी आपके पास, समझो। सिंगल पर्सन पे कभी एनालिसिस नहीं होता मेरे भाई, समझो इस चीज़ को। सर अगर हमारे पास उसका आईडी है तो हम निकाल सकते हैं सब, फिर कुछ भी निकाल सकते सर एक बार निकाल डेटाबेस में भी तो बताया था ये चीज़। हो, सब चीज़ों में होता है। अब यहाँ पर आप पांडास से कर रहे हो बस। नेक्स्ट फंक्शन df.info, ये क्या बताएगा देखो, बताओ इससे क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एनालिसिस हो रही है? पैसेंजर क्लास नेम सेक्स एज। सर ये तो है। इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, नहीं, SIP सिबलिंग्स और पार्ट्स जगह होती है। ये पैसेंजर के अंदर कैबिन के अंदर 91 डाटा है, बाकी इस पे किस में? कैबिन में। आओ चलो समझते हैं, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि क्या दे रहा है हमको ये। सबसे पहले इसने बताया है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, टाइप क्या बताया आपको, डेटा टाइप। क्या मिला आपको? डेटा फ्रेम, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप पूरी फाइल का एनालिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेटा फ्रेम। रेंज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट है? 0 से लेकर टोटल एंट्रीज कितनी हो गई? 418। टोटल कॉलम्स कितने हैं? 12। कॉलम्स के नेम, ठीक है। इधर लिखा हुआ है नॉन नल, पैसेंजर आईडी में लिखे हैं 418। टोटल एंट्रीज कितनी थी? टोटल एंट्रीज भी 418 थी। नॉन नल में भी लिखा है 418। इसका मतलब क्या है कि एक भी नल नहीं है। ये बात समझ आ रही है? जैसे एग्जांपल एज पर आओ, एज पर दिखाई दे रहा है 332, मतलब एज में 332 रोज फिल्ड होंगी, बाकी जो बच गई नल है। इसी तरह कैबिन में देख लो, इस तरीके से। समझ में आ रही बात है? इतना क्लियर हुआ? अब आपको ये पता करना है, यहाँ से मुझे ये नहीं पता चला कि टोटल नल कितने थे। मुझे ये तो पता चला फिल कितने थे, बट नल कितने थे ये नहीं पता चला। तो कैसे पता लगाएंगे? अच्छा पहले इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में आते हैं उस पर। यहाँ पर बता रहा है हर कॉलम का डेटा टाइप, कि उसके अंदर कैसी कैसी वैल्यूज़ हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे पाइथन में आप स्ट्रिंग कहते थे, जैसे ही आप डेटा फ्रेम पे आ गए इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर बता रहा है नीचे सबसे लास्ट में कि कितनी मेमोरी आपके लिए ले रहा है ये, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, कितने कॉलम्स इंटीजर टाइप के हैं और कितने कॉलम्स आपके फ्लोट टाइप के हैं। अब बात करते हैं नल पर। अगर मैं लिखता हूँ df डॉट इज नल, कहाँ पर? int 64 बिट्स है, इज नल। मैंने लिखा df डॉट इज नल, ये पूरे डेटा फ्रेम की बताएगा। अगर मुझे किसी एक कॉलम की निकालनी है तो क्या लिख दोगे? कॉलम में, जैसा आपने एज लिखा, ठीक है। रन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। या फिर अगर मैंने पूरा डेटा फ्रेम दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा, कुछ दिख रहा है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बट इससे मुझे कुछ भी सही से एनालिसिस नहीं हो रहा है।
भाई नंबर्स आएगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख लिया, इज नल डॉट सम। आप समझो, फेयर मतलब चार हाँ, में एक चार। ब्लैंक। अब आसान है। आओ अब थोड़ी सी और चीज़ों के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझना आप लोग, मुझे बताना। टोटल रोज हैं 418, यस सर। जिसमें से मैंने 2 कॉलम देखे, एक था एज कॉलम और एक था कैबिन का कॉलम। ठीक है, एज वाले कॉलम में 86 नल थे और कैबिन वाले कॉलम में कितने हैं? 327। मैं अगर आप लोगों से पूछूं इनमें से कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है और कौन सा कॉलम नहीं है, या कौन सा कॉलम आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है और कौन सा कॉलम नहीं दे सकता, बताओ। एज वाला, रीज़न? एज के अकॉर्डिंग हमें बंदे बता सकते हैं कैबिन। एज से मतलब ज़्यादा एक्यूरेट मतलब मुझे मिलेगा। चलो आओ, समझे नहीं आप, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इससे। समझो आप, समझो। एज तो कहीं ये तो टोटल कैबिन रोज सारे कितनी होंगे। है? 418, जिसमें से सिर्फ 86 रोज ही नल हैं, बाकी तो फील्ड हैं। यस सर। मतलब 330 कितनी थी, जितने भी था उतनी तो फील्ड ही है। तो मतलब उसके अंदर मोर देन 80% डेटा तो फील्ड ही है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल सकती है यहाँ से। बट अगर मैं कैबिन की बात करूँ तो कैबिन में मेरे पास टोटल 327 खाली हैं और टोटल 418 ही है बस। तो मोर देन 80% डेटा आपका नल है। तो क्या इससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉलम 70 से 80% ब्लैंक है तो आप उसे कभी यूज़ नहीं करोगे डेटा एनालिसिस में। ठीक है, अगर जैसे ये है एज, तो आप इसके अंदर खाली हैं वैल्यूज, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन गलत आ सकती है हमारे पास, बट इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फिर कैसे करें हम इस काम को? तो 2 तरीके हैं। अगर किसी का डेटा मोर देन 80% है या फिर खाली है और वो कॉलम भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस कॉलम को हटा सकते हो। अब हटाने का मतलब क्या है? डिलीट मतलब ड्रॉप। और अगर कुछ ऐसा है जिसमें कम कॉलम्स खाली हैं, कम रोज खाली हैं, तो आप उनको क्या करोगे? फिल करोगे। तो पहले फिल वाला देखते हैं, फिर ड्रॉप वाला देखते हैं। कैसे फिल करेंगे? मैंने लिखा df डॉट, मुझे एज को फिल करना है, समझते रहना। अच्छा, फिल किससे करना चाहिए पहले ये बताओ। सर जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम 0 1 कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 तरीके हैं, 0 से फिल कर लो, 1 से फिल कर लो, या फिर मीन से फिल करो। मीन पता है ना? मीन नहीं पता? जी मीन वैल्यू वाला अच्छा, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछो आप लोगों से थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन और बताओ जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एवरेज? मीन मिडिल वैल्यू और एवरेज सर सबका सम। किसमें किसमें मीन मतलब? मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, ठीक है। और एवरेज सम करके उनको डी से डिवाइड कर दो उनकी काउंटिंग से, एवरेज निकल। आओ जरा समझो, मीन कैसे निकलता है? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। एक और ले लेते हैं, 0। ठीक है, क्या इससे आपने जीरो ले लिया। उससे? अरे तो एडिशन ही तो है, मल्टीप्लाई नहीं है भाई। हाँ तो डिवाइड में क्या डिवाइड नहीं होगा? ये बताना जरा, डिवाइड नहीं होगा? इसको ऐड करोगे तो 6/4 नहीं हो जाएगा? यस सर। समझो, हमेशा ध्यान रखना, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 0 में डिवाइड कहाँ होगा?
मैंने कब बोला? नहीं नहीं, 0 प्लस में है। अब समझो समझो समझो, मीन हमेशा ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। जैसे यहाँ पर 0 था, आपने इसको भी कंसिडर किया और डिवाइड में भी कंसिडर किया क्योंकि 4 वैल्यूज़ थे। बट जब भी बात होती है एवरेज की, अगर लिखा हुआ है 0 + 1 + 2 + 3, तो कभी भी ये 0 कंसिडर नहीं किया जाता। एवरेज अलग चीज़ है, मीन अलग चीज़ है, ध्यान रखना। इसको आप लिखोगे 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, और मीन में लिखोगे कुछ ऐसे, भले ही इसमें 0 हो चाहे ना हो, 0 वाली वैल्यू को भी कंसिडर नहीं होती एवरेज में। सर तो 1 0 इसके डिफरेंस है। फ़र्क कितना ही है। अब अगर मैं मीन की बात करूँ तो मीन आप ये भी बोल सकते हो कि मीन एवरेज जैसा लगता है, ठीक है। मीन को आप एवरेज कह सकते हो कि टोटल नंबर लिए सबके, सम किया सबको और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, तो वो आपको एवरेज एज बताएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ एज निकालनी है मुझे, डॉट मैं लिख दिया मीन, तो देखो 30.2 कुछ आया। इसका मतलब है कि आपके उस टाइटैनिक वाले डेटा सेट के अंदर जो एवरेज एज रही होगी वो 30 के अराउंड की रही होगी, मतलब मैक्सिमम लोग 30 एज के रहे होंगे। एवरेज निकालने इसमें से कैसे निकल जाएगा एवरेज? मीन निकलता है, एवरेज कैलकुलेट होता है वहाँ हार्ड कोड वैल्यू से। यहाँ तो हमने फॉर्मूले में लिखा है, ये हमें पांडास फंक्शनलिटी दे रहा है आपके पास, एवरेज की नहीं दे रहा। ठीक है। अब मीन से फिल कर सकते हो आप, जो मैंने इसको स्टोर कर लिया z के अंदर, या मीन मैं लिखता हूँ मीन ऑफ एज, इसमें फिल कर लिया मैंने लिखा df डॉट या df एज डॉट फिल na। फिल na का मतलब है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, कि अगर जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ फिल कर दो। कौन सी वैल्यू से? मीन एज से। आप 0 भी लिख सकते थे यहाँ पर, 1 भी लिख सकते थे आप, हाँ सर, ये जैसे फ्लोट में है तो फ्लोट में कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सबको फ्लोट में कर देगा। फिर अगर 0 लिख दोगे तो आप इसको इंट में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कुछ है तो ये लो इंट में कन्वर्ट हो गया, चेक कर लो पहले। ठीक है, अब फिर अब कर दो। अब एक और इसमें पैरामीटर आता है इन प्लेस। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब है? चलो समझते हैं। सपोज करिए मैंने क्या किया, इस अभी इन प्लेस को नहीं लिखा, ठीक है, रन करता हूं। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिंगल कॉलम लिया है हमने। चलो अभी ऐसे ही समझो। अभी आपको एज वाले कॉलम में टोटल लेंथ 418 हुई है। इसमें आपको दिख नहीं रहे होंगे एक्चुअली में, मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ इसमें, कैसे दिखाऊंगा? 413 वाली जगह पर 30 है। और नीचे के पहले नहीं था? नीचे के दानों में ऊपर देख लो, पता चल जाएगा। ठीक हो गया सर? जी सर, नहीं। जैसे ये है 413 पे एज में NaN था, है ना, बट जब हमने फिल कर दिया तो हमारे पास वहाँ पर 30 आ गया। Yes, sir. नीचे का भी 40 ये देखो, ये भी खाली होंगे तो इन पे भी 30 आ गया। अब 30 तो आ गया, बट अगर मैं फिर से यहाँ पर df लिखता, df मतलब मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ये, क्या इसमें फिल हुआ? नहीं सर। अपडेट नहीं हुआ। ओरिजिनल में अपडेट नहीं हुआ? प्लेस से बिल्कुल। तो अगर मुझे ओरिजिनल में भी चेंज करना है तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा? इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, सिर्फ ट्रू। अब रन करो और अब फिर df चेक करो। अब देखो ओके। अब आप चेक करो फिर से df डॉट इज नल डॉट सम, फिर से चेक करो। अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा 0, बट अभी भी हमने कैबिन को फिल नहीं किया था, तो कैबिन भी वही है, फेयर भी वही है। तो अब कैबिन में 327 रोज खाली हैं, मेरे लिए ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? ड्रॉप कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट्स कॉलम का नेम कॉमा पूरा ड्रॉप
हाँ, एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस का मतलब क्या है? सर इसका क्या भी कर सकते एक्स से एक्सिस दो ही होती हैं, 0 या 1। अब बताओ, तो ये पूरे 0 कर दिया। चलो समझते हैं। एक्सिस 1 अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब है आप बात कर रहे हो कॉलम वाइज, ठीक है। अगर आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू 0 तो मतलब आप बात कर रहे हो रो वाइज। रो वाइज। यहाँ पर भी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर लो, ऐसे ही मुश्किल है इसमें चलेगा। ट्रू लिखा जाएगा। वैसे वो ड्रॉप कर देगा अपने आप, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अब अगर आप चेक करोगे तो देखो आपके डीएफ से, हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सिस एक्स वाई जो आप बात कर रहे हो ना भाई, दो ही चीज़ें हैं, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो 0 को हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं और वर्टिकल को हम 1 कह रहे हैं, ऐसा मतलब। देखो हट गया केविन वाला कॉलम आपके पास, फेयर वाला है, फेयर वाला अभी हमें जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। इतना समझ में आया फिलहाल। लास्ट एक चीज़ और बताता हूँ वरना बोर हो जाओगे, क्योंकि कल भी पढ़ेंगे इसी को, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है इसके अंदर। करेंगे एनालिसिस, आप लोग ही करोगे, ग्राफ वगैरह भी नहीं देखे अभी तो। एक छोटी सी चीज़ समझते हैं हम लोग जिसका नाम है कॉर। COR कॉर। कॉर का मतलब होता है कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ, चलो। कोई चीज़ किसी से मतलब इंटरेक्ट है, मतलब हाँ। कनेक्ट है किसी से। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक पर्सन का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, छोटा सा। एक्स एक्सिस पर है एज, किसी पर्सन की एज है, और वाई एक्सिस पर है एक्सपीरियंस। ये किसी पर्सन की बात चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ है जिसमें एज है, बट ये एज पर्सन की नहीं है, ये किसी कार की एज है, और वाई एक्सिस पर है स्ट्रेंथ। अब मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे पहले पर्सन की बात करते हैं, मुझे पहले बताओ कि एज और एक्सपीरियंस में कैसा रिलेशन होगा। इसको बोलते हैं कोरिलेशन। जब हम किन्हीं दो कॉलम्स के रिलेशन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ एज और एक्सपीरियंस में कैसा रिलेशन होगा। अरे ये तो बता सकते हो यार। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, जैसे 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 टाइम बढ़ रहा जैसे ये बढ़ेगी, experience बढ़ेगा। उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, बढ़ रही है। पर्सन की बात करो पहले, सिर्फ पर्सन। एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बात सही है, यही कह रहे हैं हम कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है क्या? लीनियर। अगर बात करूँ अब कार की, स्ट्रेंथ कम हो, डाउन में जाएगा, कुछ ऐसा होगा? अपोजिट हो जाएगा, ऐसा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अब थोड़ा सा कि एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज, यस सर। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। यस सर। अब समझो क्यों बता रहा हूँ। हम जब एनालिसिस करते हैं हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, है ना। हम कॉलम्स में ये देखते हैं कि कोई कॉलम दूसरे कॉलम पर कितना डिपेंडेंट है। हम को रिलेशन निकालते हैं वहाँ पर कि भाई अगर आप किसी एक कॉलम की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो कहीं दूसरे कॉलम की वैल्यू भी तो चेंज नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो किस वे में हो रही है। जैसे एग्जांपल, आपने किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज किया तो भाई दूसरा कॉलम भी बढ़ने लग गया, जैसे एज वाले में होता है, एक्सपीरियंस वाले में होता है। या ऐसा हो सकता था कि किसी एक कॉलम को आप बढ़ा रहे थे, दूसरा कॉलम घट रहा था, या अपोजिट। तो इसीलिए हम कोरिलेशन को निकालते हैं। पाइथन के अंदर जब हम कल पढ़ेंगे इसको, तो आज नहीं, वैल्यू डिनोट होती हैं, रेंज होती है इसकी बेसिकली -1 से लेकर +1 के बीच में होता है 0। +1 का मतलब होता है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन को आप डायरेक्टली ये वाला पोर्शन भी समझ सकते हैं। मतलब अगर आप किसी एक कॉलम की वैल्यू को चेंज करोगे तो दूसरा कॉलम भी चेंज होगा पॉजिटिव में। इसको बोलते हैं हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर कोई कॉलम बढ़ा रहे हो तो दूसरा कॉलम घट रहा है, और अगर कोई आ रहा है नियर अबाउट 0 के,
तो इसका मतलब है पुअर कोरिलेशन, कि अगर एक कॉलम को इफेक्ट कर रहे हो दूसरा कॉलम को इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको पुअर कोरिलेशन देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हम कल बनाकर एक बनेगा आपके पास, एक मिलेगा, उसमें देखेंगे। चलो कल ही देखेंगे, आज नहीं। फिलहाल मुझे बताओ कि ये समझ में आया है, क्लियर है इतना? थोड़ा सा डेटा एनालिसिस बेसिक, पूरा नहीं पढ़ा रहा, टेंशन मत लो, बहुत बड़ा है वरना। तो इतना समझ में आया तो क्लियर हुआ तो बताओ, अपना तो ठीक है? कल हम लोग देखेंगे मैटप्लॉटलिब भी, सीबॉर्न भी, ये सब देखेंगे हम लोग। नंपाई इतना जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमें सिर्फ नॉर्मल एनालिसिस करना है, ठीक है? चलिए, ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मिल जाएगी। दोनों फाइल शेयर कर दूंगा, एक तो वो tested.csv वाली भी, और फाइल हैंडलिंग की, और ये वाली, ठीक है? इस वीकेंड से भाई सैटरडे 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 क्लास है। क्लास है सैटरडे।